नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम लीजिए, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीपीएससी, यूपीएससी, पीएससी, पीसीएस और भी ट्रिपल एससी, कोई भी एग्जाम हमारे देश में अगर एग्जाम होता है और इंडिया में अगर क्वेश्चन, हमारे देश में अगर कोई भी एग्जाम हो रहा है, अगर उसमें पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो पॉलिटिक्स से आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, इसके बिना पेपर नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब कि एक तरफ से कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नंबर, दो नंबर ऐसे ही दे के चला जाता है ये एग्जाम में। तो इसमें हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग इसे क्या करेंगे कि बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी चीज अपलोड करूँ, इसमें आपको बस केवल एग्जाम ओरिएंटेड मिल रहा है। जो भी एनटीपीसी का फोकस से तैयारी कर रहे हैं, मतलब एकदम ध्यान रखे हुए है कि आरआरबी एनटीपीसी ही निकालना है, उसके लिए। और ग्रुप डी, एनटीपीसी देखिए दो है, एक अंडर ग्रेजुएट, एक ग्रेजुएट, तो दोनों के लिए मोर देन सफिशियंट है। जितना करवा रहा हूँ उतना कर लीजिए। पॉलिटी में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉलिटी में क्या, जो भी सब्जेक्ट में करवा रहा हूँ वो सब बस उतना ही करते चले जाइए, हो जाएगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और मेंशन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पहले भी बताया गया है, ये आपको पहले ही बताया गया था कि हमारे यहाँ इंडिया में कितने शेड्यूल हैं। शेड्यूल की बात कर रहे हैं ना, शेड्यूल मतलब अनुसूचियां। तो इंडिया में हमारा जो संविधान है, एक्चुअली जब संविधान जब बना था, सन 1950 की बात करें, जब लागू हुआ था, उस समय केवल 8 अनुसूचियां थी। टोटल 8 शेड्यूल थी, शेड्यूल था। लेकिन बाद में इसमें ऐड करते हुए कुछ संविधान संशोधन हुआ। फर्स्ट हुआ, 52nd हुआ, 73 हुआ, 74 हुआ, इस तरह से इसे टोटल ऐड करके कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, जैसे फर्स्ट है 1951 में, नौवां शेड्यूल जोड़ा गया था। फिर 1952, सॉरी, 1985 में 52वां होता है, उसमें जोड़ा गया 10वां। 73, 74 होता है कब, 1992 में, इसमें जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया 11वां, इसमें जोड़ा गया 12वां। ये जो पंचायती राज से है, ये म्यूनसिपालिटीज यानी कि नगर पंचायत से। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल का बात कर रहा था। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, तो फर्स्ट शेड्यूल में हमारा जो भी, जैसे बोलते हैं ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ सुधार करना है, कुछ चेंजिंग करना है, तो कौन सा शेड्यूल में आपका संशोधन करना पड़ेगा, तो वो भी है आपका फर्स्ट शेड्यूल। ठीक, तो यहाँ से इसका आंसर जो हो गया ए। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में जो भी है हमारे, क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी विभिन्न पदाधिकारी है, उनकी वेतन हो गया, भत्ते हो गए और पेंशन की बात करता है। तो यहाँ से बस खाली आप इसका की पॉइंट याद कर लीजिए कि इसका क्या क्या है। एक तो वेतन आप ले लीजिए, पैसा, भत्ते, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, और पेंशन। किसको किसको ओल्ड पेंशन चाहिए, किसको किसको न्यू पेंशन चाहिए। तो ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन का तो मुद्दे खत्म हो गया यार, जब से यूपीएस आ गया, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, सॉरी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ, यानी कि शपथ की बात करती है। और फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में मेंबर का एलोकेशन, यानी कि कहाँ से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन राज्यसभा। ओके, ठीक, 4 शेड्यूल हो गया। 5वां शेड्यूल क्या है, चलिए इसमें शेड्यूल खत्म ही कर देते हैं, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल की अगर बात करें तो इसमें आपका आ जाता है, फिफ्थ शेड्यूल में है, इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया है। ठीक, तो इतना आप लिखना हो तो लिख लीजिए, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। लेकिन अगर यही 6 शेड्यूल में जाइएगा, इसमें 4 राज्यों का मेनली ध्यान दिया गया है। कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। कौन कौन हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब ऐसे ध्यान रख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस सीक्वेंस में हो जाएगा। सेवेंथ में क्या है, तो सेवेंथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो आप बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो क्या है, मतलब कि राज्य और केंद्र के बीच में पावर का जो बंटवारा किया गया है सेवेंथ शेड्यूल में। 8 में क्या है, लैंग्वेज। शुरू में कितना था, 14, बाद में कितना हो गया, 22। कैसे कैसे हुआ, पहले एक जोड़ा गया सिंधी, फिर जोड़ा गया क्या, 3 ठो, कौन सा, नामक, नेपाली,
मणिपुरी एंड कोंकणी। फिर उसके बाद फिर और जुड़ गया क्या, BDMS, BDMS बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। ठीक, ये कब जुड़ा गया, 21st, सॉरी ये फर्स्ट जुड़ा गया था, ये 21st में, ये जुड़ा गया 71st में, और ये जुड़ा गया 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको भी ऐसे ध्यान रखिएगा। बाकी 9, 10, 11, 12 आपको भी बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आपने क्या देखा, कौन सा शेड्यूल जो कि यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता था। यहाँ पर किसका बात कर रहा है, तो पार्ट का बात कर रहा है। तो कौन सा पार्ट है, अब बताइए। अगर हम ये देखेंगे पार्ट 6, पार्ट 6 क्या बोलता है, ये स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट में क्या, यानी कि स्टेट का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो भी चीजें हैं सब स्टेट का जो भी संबंधित है वो पार्ट 6 में डाला गया है। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड इट्स स्टेट, यानी कि संघ और इसका राज्य क्षेत्र। जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं बात कर रहा हूं। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 सिटीजन। पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट है, अभी हम अगर आपसे पूछे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट हमको दिए गए, तो बोलिएगा 6, लेकिन ओरिजिनली कितने थे, तो 7 थे। तो एक कहाँ चले गए, एक को जो 7वां है, एक जो कि आर्टिकल 31 के अंतर्गत था क्या, राइट ऑफ प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, उसको उठा करके डाल दिया गया 300A में, और ये हो गया एक लीगल राइट। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की मतलब ये सुनवाई करते हुए बोला है कि भैया संपत्ति का अधिकार जो है इसको भी फंडामेंटल राइट में होना चाहिए। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि पैसे के लिए लोग मरने के लिए तैयार है, संपत्ति के लिए एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, उससे बड़ा और क्या है उसके लिए। तो उसको भी फंडामेंटल राइट में रखना चाहिए। 21 आर्टिकल 21 के अंदर जो भी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। अब पार्ट 4 का बात करें तो 4 में क्या है, DPSP। पार्ट 5 का बात करें तो यूनियन आ जाता है यहाँ पर। अब यूनियन में कौन कौन, अब बोलिएगा सर, एक तो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन सब के जो भी कार्य फंक्शन वगैरह है, कार्य सिस्टम है, सभी चीजें, वोट कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, सभी इसमें आ जाता है। केग हो गया, और उसके बाद फिर लगभग केग लास्ट हो जाता है 148 से 151 तक केग रहता है ना, तो लास्ट हो गया। अटॉर्नी जनरल भी इसी में आ जाता है। ठीक, उसके बाद फिर पार्ट 7, सॉरी 6 अभी भूल गए, 6 हम लोग देख लिया स्टेट, तो हमारा 6 तक हो गया। 7 में क्या बोलता है, तो पार्ट 7 बोलता है क्या, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, इसको डिलीट कर दिया गया था, उसको छोड़ते हैं, 8 में आते हैं। तो 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ पर जो बोला गया है हमारा क्वेश्चन में है संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू द यूनियन टेरिटरीज। तो कौन सा हो गया, पार्ट 8। बाकी यहाँ पर देखें 4 हो गया आपका। अब 4A जो होता है ये होता है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। कितने हैं, 11। शुरू में कितने थे, 10। जब फंडामेंटल ड्यूटी कब डाला गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, इसमें डाला गया था 10। फिर होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 2002 में, और इसमें एक और डाला जाता है, तो हो जाता है टोटल 10 + 1 = 11। ठीक, पार्ट 9, पार्ट 9 किसको बताता है, तो पार्ट 9 बोलता है पंचायत। देखिए पार्ट 9 भी 3 भागों में है। 9 सीधे बोलिएगा पंचायत, लेकिन अगर हम यही बोले यहाँ पे 9A, 9A में, तो 9A में क्या बोलिएगा, नगर पालिका। नगर पालिका 9B, नगर पालिका नगर पंचायत इसमें बोल दिया, और 9B जो है कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 9। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये जो है ना 9A 9B बहुत पूछा जाता है। उसके बाद फिर हम मेन इंपॉर्टेंट का अगर बात कर ले आओ कुछ पार्ट के, तो वो में उसमें आ जाएंगे, जैसे कि निर्वाचन, पार्ट 15।
भाग 15 का अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन है। उसके बाद अगर कुछ और बात करें, राजभाषा अगर बात करें तो ये आ जाता है आपके पार्ट 17 में, राजभाषा। तो ये हो जाएगा 17, पार्ट 17, 17। उसके बाद फिर आपात का व्यवस्था करें तो 18 में आ जाता है। ठीक, संशोधन का बात करें 20 में, आपात 18 में, भाग 18, और संशोधन तो ये हो जाता है पार्ट 20 में। ठीक है, तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द शेड्यूल कास्ट ऑफ इंडिया। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इंडिया। तो ये करता है आपका जो भी पार्ट है, पार्ट नंबर 10। ठीक, पार्ट 10 क्या बोलता है, मतलब वही अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित है। पार्ट 3 आपको हो गया, पार्ट 4 हो गया, पार्ट जो है ये 14 कैसे बताया गया था। पार्ट 14 एक्चुअली क्या है ना, इसमें क और चार दो भाग में, एक तो क हो गया जो कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखिए पार्ट 14, एक तो जो है 14th है और एक जो है 14th ए है। ठीक, तो जो 14th है वो बोलता है किसके बारे में, तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि सर्विसेज। अच्छा, जो आपका ये बोलते हैं ना यूपीएससी, पीएससी और भी ऑल इंडिया सेवाएं, तो वही 308 से 323 आर्टिकल नंबर बात कर रहा हूँ मैं, 308 से आर्टिकल 323 तक पार्ट 14 के अंतर्गत आता है। लेकिन वही अगर 14A का बात करें तो ये ट्रिब्यूनल है ना, ये अधिकरण की बात करता है। ठीक, अधिकरण। ठीक, अधिकरण, और ये क्या है, तीन, इसमें ज्यादा नहीं है, 323 से 323 का बी, बस दो ही तीन है। पार्ट 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैं दे दिया हूँ जिसको आप तैयार कर लीजिए ठीक से, ये एग्जाम में पूछे ही पूछ जाता है, बहुत बार पूछा गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 हो गया, भाग 3 जो हो गया मौलिक अधिकार, यहाँ भाग 2 भी रखिएगा जो कि किससे संबंधित है, सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। ठीक, भाग 5 भी इसमें जोड़ लीजिए जो कि यूनियन से संबंधित है यानी कि संघ से, और भाग 6 यानी कि पार्ट 6 जो है स्टेट से संबंधित है। फिर आ जाते हैं सीधे 9 में। 9 क्या है, पंचायत से है, और 9A किससे है, तो नगर पालिका से। 9B सहकारी समितियां से। उसके बाद फिर 15 जो है निर्वाचन से। लेकिन ये 14 का बात करें तो किससे है, अभी आपको बताया गया, संघ और राज्यों के बीच संबंध से। ठीक है, सॉरी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से 14। ये 15 क्या हो गया, निर्वाचन से है, और 20 जो है संविधान संशोधन से है। संविधान संशोधन का 20 है, और यहाँ पर एक और क्या कीजिएगा, 18 कर लीजिए यानी कि 10। ये 18 किससे संबंधित है, तो आपात उपबंध। ठीक, बस इतना काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। मूल कर्तव्य, कर्तव्य क्या ये सही है, बोलिएगा एकदम सही है। राज्य, भाग 6 सही है, एकदम सही है। भारत के महान्यायवादी, अब बताइए महान्यायवादी आपको कहाँ मिले थे, अटॉर्नी जनरल आपको कहाँ मिलेंगे। हम यूनियन का बात किया था कौन सा पार्ट में, पार्ट 5 में। तो यहाँ पर क्या है, भाग 10, 11, 12, 13, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अभी हमने कई बार इसको बात कर लिया, भाग 14 में। देखिए आपको लग रहा होगा नहीं 4 बार बोल दिए, वो आपको याद करने के लिए ना तो एक ही बार में सब बोल देंगे, बस काम खत्म। अब या 4 बार सुने होगा, आपको याद हो गया होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है, अब बताइए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, भाग यानी कि पार्ट की बात कर रही है। तो कितने पार्ट है, देखिए जब हमारा संविधान बना था तभी 22 पार्ट थे, अभी भी अब बोलिएगा 22 ही पार्ट है। बाकी जो पार्ट है इसके सब क्लाउज ऐड हुए, मतलब कि जैसे कि आप देखिएगा कि पार्ट 4 किससे, डीपीएसपी के। ठीक, लेकिन इसी को फिर एक और संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, कौन सा, पार्ट 4A। तो ये किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से। तो पार्ट यही है, मेनली यही है। ये क्या है, एक एडिशनल इसमें जोड़ा गया है कुछ
अमेंडमेंट के द्वारा। तो मूलतः हमारा जो मेन बेसिक पार्ट है वो 12 ही है, 22 ही है, और ऐसे अगर बोलिए टोटल इनको भी जोड़ के अगर कहिएगा तो 25 पार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको 22 ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 395 आर्टिकल थे। कितना? 395, 395। याद रखिए, ये सब पूछा जाता है। 395। अभी के डेट में ये लगभग लगभग 450, यानी कि 448 कहीं मिल जाता है, कहीं 449 मिल जाता है। अब 448 या 450 आपका नियर अबाउट, देखिए एकदम एग्जैक्ट के चक्कर में मत पड़िए, 450 अगर आप नियर अबाउट कर लीजिएगा आपका काम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर 12 जो दिया हुआ है ये क्या है, इसको भी देख लीजिए। तो क्या है ये? शेड्यूल। स्टार्टिंग में 8 था, बाद में 12 हो गया, तो यहाँ पर जो है आंसर जो हो गया इसका बी हो गया। ठीक, नेक्स्ट। भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं? तो क्या बोलिएगा? 22 भाग और 12 अनुसूचियां। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं है। कहीं दिख रहा है? नहीं है ना। तो फिर आप 25 और 12 मारिए। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या बोला कि हमारा जो 22 भाग जो है 22 ही है मेनता, बाकी सब उसमें अमेंडमेंट करके किया गया है। तो 3 जो है अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, कौन कौन? 4A, और इसे ही आगे जोड़ा गया है 9A 9B, इसी तरह से जोड़ा गया था। ठीक, तो यहाँ पर जो हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। और शेड्यूल कितना है? 22 12, तभी शेड्यूल 12 है, तभी 25 जो है भाग भी बोलिएगा। ठीक, नेक्स्ट। अनुच्छेद 279 है, इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? 279A कब हुआ था? पहली बात देखिए, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2016 में, जिसके अंतर्गत जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, और ये 2017 से लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई। ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसको ब्लैक डी मनाता था कांग्रेस, ब्लैक डे। ठीक है, अभी कांग्रेस कितना 25 जून को ना संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। क्या है यार, मतलब कांग्रेस को रहा था संविधान की हत्या, संविधान का हत्या उन्हीं की मम्मी जी यानी कि इंदिरा गांधी जी का जो इमरजेंसी का था उसी का डेट को रख दिया गया संविधान हत्या दिवस। अच्छा, एक तरफ से कर वो जो हुआ था इमरजेंसी, बहुत खराब चीज था। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो जीएसटी से, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद से। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यूपीएससी, यूपीएससी किस में आता है? यानी कि पहली हम बात करेंगे इस पार्ट कौन सा है, तो कौन सा पार्ट बताया गया था यूपीएससी के लिए? बताइए। पार्ट 14 का बात किया गया था। फाइनेंस कमीशन 280, भारत निर्वाचन आयोग 3, कितना होगा निर्वाचन आयोग बताइए? 3 अच्छा, निर्वाचन आयोग दिवस कब मनाया जाता है या वोट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी, वोटर डे 25 जनवरी। और कब हुआ था इसका स्थापन निर्वाचन आयोग का? तो 1950 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? किसके अंदर? क्या आप बोलिएगा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको जीने, खाने, घूमने, टहलने, ऐश करने, इस सब का अधिकार देता है, बोलने का। सरकार का संसदीय स्वरूप, यस, हमारा जो संसदीय स्वरूप ऐसा है ना जिसके कारण हमको अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। जैसे कब देखिए लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक, लोकसभा को आपने चुन लिया, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का मेंबर को आपने चुना। अब यही लोग मिल करके बाकी सब काम कर रहे हैं, यानी कि आपका जो संसदीय हमारा जो स्वरूप बना हुआ है उसी हिसाब से बना हुआ है। अच्छा, शक्तियों का पृथककरण, ये तो अलग चीज हो गया। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष कब डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति रखता है? तो ये होता है आर्टिकल 341। और ये किसका काम है? तो ये है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ये काम करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी। देखिए प्रेसिडेंट का देता है, शक्ति दिया गया है क्या कि वो कोई भी जाति या उपजाति या जनजाति को अनुसूचित जाति की सूची में
उनको शामिल भी कर सकते हैं और उससे निकाल भी सकते हैं। उसका जो भी नियंत्रण से का काम है ना, वो सब प्रेसिडेंट के हाथों होता है। देखिए प्रेसिडेंट तो करते नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पे होता है ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल 43 आपने कई बार से देख रहा होगा। तो आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि कोई भी कामगर यानी कि जो भी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, उसको एक तो पहले निर्वाह मजदूरी मिलना चाहिए। ठीक। और दूसरा क्या है, कुटीर और उद्योग को प्रोत्साहन करना चाहिए। यानी कि कुल मिला जुला के ये है, 43 बोलता है कि जो भी काम करें उनको निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन में उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्या बोलता है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। पता है ना, 72 और 161 ये राज्यपाल से है, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। ठीक, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है, ये तो हो गया आपका आर्टिकल 19A। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं 75 के अंतर्गत। भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, ये तो उच्चतम न्यायालय 124 में आता है ना, सुप्रीम कोर्ट, बाकी उसी के अंतर्गत सब आता है। तो हमारा हो गया ये। अच्छा, इसमें से जितने भी चीजें आपको मिले हैं, इसमें से एक इसको हटा दिए, वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार, तो बाकी सभी जो है पार्ट 5 में है ये सब। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, अभी हम लोगों ने देखा 72। ठीक, 123 के अंतर्गत क्या है, ये ऑर्डिनेंस पावर है राष्ट्रपति का। मतलब कि अगर सदन जो है किसी भी कार्यवश सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो एक कोई भी नियम जो है, जो भी लगे कि हाँ राष्ट्र के हित के लिए या राष्ट्र के लोगों के लिए हित के लिए है, तो उसको वो बना सकती है। लेकिन उसको क्या है, वो होता है ऑर्डिनेंस पावर। ठीक, ये लिया गया था 1935 के, जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसी से उठाकर डाल दिया गया है। पहले ये क्या था, गवर्नर के पास था पावर, जो कि अभी प्रेसिडेंट को दे दिया गया है। अच्छा, 123, यही अगर 213 का बात करें तो ये गवर्नर, स्टेट में गवर्नर के पास है। ठीक, लेकिन गवर्नर इसका यूज करते नहीं जनरली। हाँ, 1935 के अंतर्गत से ये लिया गया था। तो इसमें क्या है, अब इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ऑर्डिनेंस जो भी राष्ट्रपति जारी करता है, उसकी मैक्सिमम अवधि कितनी हो सकती है। तो देखिए, 2 सेशन के बीच का टाइम, किसी भी पार्लियामेंट या किसी भी संसद सदन की बैठक के दो मैक्सिमम कितने टाइम हो सकते हैं, तो वो है 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप जो है 6 मंथ होगा। पहली बात, 6 मंथ से ज्यादा अगर गैप हो गया तो सदन गई, यानी कि भंग कर दिया जाएगा। तो 6 मंथ। अच्छा, उसके बाद फिर इसको पास करने के लिए जो भी है 123, उसके लिए 6 वीक का टाइम दिया जाता है। तो टोटल कितना हो गया, 6 महीने प्लस 6 वीक, 6 मंथ 6 वीक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है। बस इतने से रिलेटेड, यही इतना इससे रिलेटेड कम से कम 15 क्वेश्चन बने हैं एनटीपीसी में। चलिए आगे चलता हूँ। आगे तो यार चलेंगे, लेकिन वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप लोग कमेंट करेंगे सर इतना लंबा वीडियो क्यों बना देते हैं। तो इसीलिए बस हम अभी यही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसके बाद। हाँ, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान जाइए एग्जाम के लिए। ये सभी क्वेश्चन जो है मतलब कि एग्जाम में पूछे गए हैं विभिन्न और कुछ पूछने के लिए इसमें, जैसे इसमें कर लिया गया है। तो इसमें क्या है कि 4-5 चीजें आपको इसमें कंप्लीट करवाना है। गिने चुने चीजें हैं, उस सबको धीरे धीरे कंप्लीट करवाना है, टॉपिक वाइज एक एक करके। ठीक है, चलिए आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है। पढ़ाई लिखाई कीजिए मन लगा करके। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी चीजें मैं डालूं वो चीज आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक, जो भी चीज मैं यहाँ से भेजूं आपके पास सीधे पहुंच जाए। आपके पास सीधे पहुंच जाएगा तो आप उसको सीधे देख लीजिएगा, सीधे देख लीजिएगा तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।